चलिए आज हम भैया बहनों को अर्थशास्त्र में बताएंगे अध्याय 7 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 1 में हमने क्या पढ़ा? कृषि के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ है मतलब जिससे हमारा देश अच्छे से खड़ा है, कृषि की वजह से। ठीक है, अब देखिएगा अर्थव्यवस्था भाग 2 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित क्या क्या जानकारी हम इसमें ले सकते हैं। उद्योग क्षेत्र में जरा इसमें हम ध्यान देंगे 60 वर्षों की झलक, मतलब प्रारंभिक दौर, शुरुआती दौर किस प्रकार का था उद्योगों के दृष्टि से। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के पूर्व उद्योगों का विस्तार सीमित था। मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले के जो उद्योग थे उसका विस्तार बहुत ही सीमित था, बहुत कम मात्रा में था। ठीक है, कुछ ही बड़े उद्योग जैसे जूट, सूती वस्त्र, लौह इस्पात मतलब लोहे के कारखाने, सीमेंट आदि संचालित थे। उस समय कुछ इसी प्रकार के उद्योग संचालित थे। उस समय हमारे देश में लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। उद्योग में भी रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कुटीर उद्योग मतलब होता है, कुटीर मतलब होता है घर। ठीक है, घर से चलने वाला उद्योग उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या बता रहा है, श्रमिकों का एक बड़ा समूह इन छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय में कार्यरत था। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले लोग थे, उनका एक बड़ा समूह क्या था? छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय में, मतलब गांव के व्यवसाय में कार्यरत था। दंड आरेख 17.1 देखने से पता चलता है कि वर्ष 1950 और 51 से 1909 और 10 के बीच जो 60 वर्षों का अंतराल में जीडीपी में उद्योग का योगदान 17% से बढ़कर 28% हो गया। ठीक है, किसका योगदान? उद्योगों का। उनका जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, में योगदान किस प्रकार से शुरुआत में 17% था और वो बढ़कर 28% हो गया। दंडा आरेख देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसी अंतराल में कुल रोजगार में उद्योगों की भागीदारी 11% से बढ़कर 22% हो गई। ठीक है, इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों का विस्तार हुआ, मतलब उनका फैलाव हुआ, लेकिन उत्पादन एवं रोजगार में यह वृद्धि हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं हुई। ठीक है, लेकिन उत्पादन और रोजगार में यह जो वृद्धि थी वह हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं हुई। मतलब जिस प्रकार से वृद्धि होनी थी उस प्रकार से उत्पादन और रोजगार में उन्नति नहीं हो पाई। आइए देखते हैं दंडा आरेख क्या बोलता है। रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी, जीडीपी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, सन 1950 और 51 में और 2009 और 10 में। लेकिन संकेत क्या हो रहा है देखिएगा, नीला कलर का जो है संकेत वो जीडीपी में हिस्सा है। जीडीपी में क्या हिस्सा है? उद्योगों का। और रोजगार में कितना हिस्सा है उद्योगों का। ठीक है, तो नीला और लाल कलर की स्याही से ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कितना प्रतिशत। ठीक है, इधर दिया हुआ है प्रतिशत। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीडीपी में उद्योगों का हिस्सा 17% था, लेकिन वहीं पे
रोजगार का जो आंकड़ा था वो 11% था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्योगों का प्रतिशत तो बढ़ा सकल घरेलू उत्पाद में, लेकिन रोजगार का नहीं बढ़ पाया। कब? जब हमारा देश शुरुआत में आजाद हुआ था। अब ये स्थिति देखते हैं 60 वर्षों बाद। 60 वर्षों बाद क्या परिवर्तन आया? जो उद्योगों का विस्तार था, जो उद्योगों का हिस्सा था, वो 17% से बढ़कर 28% हो गया। लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा? 11%। उसी प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में उद्योगों का जो हिस्सा था वो 11 से बढ़कर 22% हो गया। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की गई थी उस प्रकार से यह उद्योग का क्षेत्र उस प्रकार से नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पर ये अंतर दिख रहा है। यहाँ पर 60 वर्षों में इस प्रकार से वृद्धि हुई है जीडीपी में। किसकी? उद्योगों की हिस्सेदारी और उद्योगों में रोजगार का हिस्सा किस प्रकार से 60 वर्षों में बढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आजादी के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इसलिए नवीन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योग जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर जोर दिया गया। इनकी जरूरत सभी कारखानों में होती थी। ठीक है, फलस्वरूप आधारभूत उद्योग के सहारे अन्य उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे। इससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने लगी। आधारभूत उद्योग की स्थापना करना एक चुनौती थी, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ लंबा समय लगता था। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर की स्थापना में लगभग 5 से 10 वर्षों का समय लग जाता था। इसलिए यह उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना तेजी से प्रयास किए जाने लगे। वृहद या बड़े उद्योग में लौह इस्पात, बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सुधारों का दौर किस प्रकार से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में लगातार सुधार होते जा रहा था आजादी के बाद। ठीक है, हमारा भारत देश में औद्योगिक विकास तेजी से कब शुरू हुआ? सन 1950 से आगे शुरू हुआ। उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन और अधिकार छोटे उत्पादों को दिया गया। उदाहरण के लिए बता रहा है यहाँ पर, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादकों को दिया गया, जैसे हैंडलूम मतलब हाथ करघा, हाथ के द्वारा सामान्य मशीनों से बनाई गई चीजें, उसे हाथ करघा से कपड़ा उत्पादन का कार्य दिया गया। बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई, ताकि बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में ये उद्योग बच सके। यह अधिकार बड़े उद्योगों को नहीं दिया गया, ताकि जो छोटे किस्म के लोग थे
उसमें इसको प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता न हो और छोटे उद्योग बचे रहें। ठीक है। साथ ही इन छोटे उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की गई और उनके उत्पादन की मात्रा भी निश्चित कर दी गई। ठीक है। तो बड़े उद्योगों के लिए क्या किया गया? लाइसेंस की सुविधा के माध्यम से व्यवस्था की गई और उनके उत्पादन को एक निश्चित मात्रा में निश्चित कर दिया गया। समय के साथ औद्योगिक नीति में कठिनाइयां आने लगीं। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा। कुछ प्रभावशाली लोग आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। इससे बड़े उद्योगपति को लाभ हुआ, लेकिन छोटे उद्योगपति को समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा सीमित हो गई। इस प्रकार प्रारंभिक दौर में उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से बढ़ा, परंतु इसके पश्चात यह प्रक्रिया कई समस्याओं में घिरने लगी और उद्योगों का विस्तार धीमा हो गया। यह एक प्रकार का सुधार का दौर था। ठीक है। यहाँ पर तार कारखाना आप देख रहे हो किस प्रकार से तार बनाई जाती है लौह इस्पात में बिजली घरों को संचालित करने के लिए। ठीक है। सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियां घाटे में चलने लगी और इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रति वर्ष सहायता राशि प्रदान करती थी। उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी व्यवस्था में पूंजी की कमी व बेरोजगारी की समस्या हावी होने लगी। सन 1890 के दशक में औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन किया गया। 1990 से औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाने लगा। इससे नए उद्योग की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। औद्योगिक नीति इससे नए उद्योग को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात में छूट भी दी गई। इस औद्योगिक नीति के बदलाव से अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत आने का प्रोत्साहन मिला। लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है। तो यहाँ पर कब परिवर्तन किया गया औद्योगिक नीति में? सन 1990 में कुछ परिवर्तन किए गए ताकि जो उद्योग घाटे में चल रहे थे, नुकसान में चल रहे थे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके और नए उद्योग को स्थापित करने का मौका मिले। इसलिए कुछ वस्तुओं को क्या कर दिया गया? आयात निर्यात में छूट प्रदान की गई। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम नागरिक शास्त्र में इतना ही पढ़ेंगे। आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है। आगे के कुछ पेज आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और आपसे हमने कल पिछले दिनों 5 प्रश्न पूछने का हमने बताया था कि पूछेंगे। यह प्रश्न का उत्तर आपको पेज क्रमांक 143, 44, 45 और 146 के बीच में मिलेगा। आपको उसको ढूंढना है और ढूंढ के उन सवालों के जवाब लिखकर हमें अगले दिन 11 बजे तक भेजना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। खाली स्थान है
ब्रिटेन में सन खालिस्तान से खालिस्तान के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था को रूपांतरण करने का अवसर मिला। ठीक है, आपको खालिस्तान में कौन सा सन आएगा वो लिखकर हमें भेजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। खालिस्तान व्यक्ति ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सर्वप्रथम सामने रखी। खालिस्तान व्यक्ति ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सर्वप्रथम सामने रखी। उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लौह इस्पात में इंग्लैंड का एक लोहार परिवार जिसका नाम खालिस्तान था। लौह इस्पात में इंग्लैंड का एक लोहार परिवार जिसका नाम खालिस्तान था। इसमें आपको उस परिवार का नाम बताना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। भाप का इंजन सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। भाप का इंजन सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। अगला प्रश्न देखिएगा। भाप के इंजन से चलने वाला रेल का इंजन भाप से चलने वाला पहला रेल का इंजन खालिस्तान ने सन खालिस्तान में बनाया था। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर हमें अगले दिन 11 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजना है। अक्षर साफ बनने चाहिए, मात्राओं में फर्क नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। और घर में पढ़ते लिखते रहिए, वीडियो सुनते रहिए। कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो हमसे जरूर पूछा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।